दोस्तों जितना कॉम्पिटेटिव आईपीएल मैंने इस साल देखा है ना, पिछले 17 सालों में नहीं देखा गया था। मतलब टॉप 2 में आने के लिए इतनी जद्दोजहद टीम कर रही है कि आखिरी लीग मैचेस बचे हैं 3-4, उसमें भी टीमों के पास मौका है टॉप 2 में जाने का। अभी तक प्लेऑफ्स के लिए टीम डिसाइड नहीं हो पा रही थी। अब उनका पता चला तो अब यह पता नहीं चल रहा कि कौन सी टीम टॉप 2 में फिनिश करेगी। बहुत कंपटीशन है और कल कहीं ना कहीं हमें लगता है कि गुजरात टाइटंस ने जो ट्रिक थी वो मिस कर दी, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने दोस्तों उनको 33 रनों से शिकस्त दे दी है। और ये शिकस्त जो है ना, बहुत भारी पड़ने वाली है गुजरात टाइटंस को, क्योंकि कल का मुकाबला गुजरात टाइटंस को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि कल का मैच अगर ये टीम जीतती तो काफी कुछ इनके अपने हाथों में होता। टॉप में फिनिश करने का जो पूरा पूरा मौका था वो गुजरात टाइटंस के हाथ में होता। क्योंकि अगर कल का मुकाबला गुजरात टाइटंस दोस्तों यहाँ पे जीतती तो वो पहुंच जाते 20 अंकों पे, और आखिरी मुकाबला उन्हें खेलना था चेन्नई सुपर किंग्स के सामने। उनको हरा के वो 22 अंकों पे पहुंच जाते और टेबल में टॉप 1 पे फिनिश कर सकते थे। मगर कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो अपसेट किया है, उनको अपसेट मैं क्या बोलूं, जो हराया है, शिकस्त दी है, उससे अब गुजरात टाइटंस के लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं। क्योंकि अब मौका जो है ना वो आरसीबी और पंजाब दोनों ही के पास खुल गया है। दोनों के पास मौका है 21 अंकों तक जाने का और गुजरात टाइटंस को पीछे करने का। गुजरात टाइटंस का दोस्तों अब एक ही मुकाबला बचा है। अगर वो जीतती है चेन्नई से तो भी वो पहुंचेगी 20 अंकों पे। और आरसीबी के अभी बचे हैं 2 मुकाबले, जो कि एक आज शाम को खेलेगी वो हैदराबाद के सामने, वो जीतेगी तो पहुंचेगी 19 पे। और लास्ट मुकाबला जो है इस आईपीएल के लीग फेज का, वो उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने खेलना है। उनको अगर हराती है बेंगलोर की टीम, वो पहुंच जाएगी 21 अंकों पे। वो टेबल टॉपर बनने के लिए दावेदारी पेश कर देगी। और पंजाब के जो आखिरी 2 मैचेस हैं उनमें एक है मुंबई इंडियंस के सामने और एक है दिल्ली कैपिटल्स के सामने। अगर पंजाब ने अपने दोनों मुकाबले जीत लिए तो वो भी 21 पे आ जाएगी। तो घूम फिर के टेबल टॉपर जो होंगे वो बेंगलोर और पंजाब बन सकती हैं। तो अब गुजरात टाइटंस के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जीतना भी बहुत जरूरी है। प्लस दूसरों टीमों के रिजल्ट के ऊपर भी अब ये टीम निर्भर हो चुकी है, क्योंकि अपने हाथ में जो बाजी थी वो इन्होंने गंवा दी है। एक चांस इनके पास ये भी है बैठ के ये मनाए कि भाई बेंगलोर जो है अपना मुकाबला यहाँ से हार जाए, एटलीस्ट एक मुकाबला तो बेंगलोर यहाँ से हारे। और पंजाब के लिए भी ये कहेंगे कि भाई पंजाब भी एक आधा मुकाबला अपना हारे। मुंबई इंडियंस के पास तो क्या चांस नहीं है टॉप 2 में फिनिश करने का। उनके पास एक ही चांस है कि भाई गुजरात टाइटंस अपना मुकाबला हार जाए और बेंगलोर और पंजाब में से कोई टीम है जो दोनों अपने मुकाबले हार जाए बड़े मार्जिन से, और मुंबई इंडियंस अपना जो आखिरी मुकाबला है वो जीत जाए। तब जाके कहीं शायद एक आउट ऑफ द बॉक्स चांस बन जाए मुंबई इंडियंस के लिए कि प्लेऑफ में टेबल टू फिनिश करने का। मतलब आउट नहीं हुई है मुंबई इंडियंस, चांस उनका भी है, बट बहुत मतलब बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स चांस वाली बात करें, वो वाला एक चांस है मुंबई इंडियंस के सामने और कुछ भी नहीं। बात करें अगर दोस्तों आज के मैच के हवाले से जो खेला गया लखनऊ और गुजरात टाइटंस के बीच में, उस मुकाबले में प्योर डोमिनेंस दिखाई दी लखनऊ सुपर जायंट्स की। प्लस जो दिक्कत जिसकी शुरुआत से बात करते हुए चले आ रहे हैं जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है, कि भाई गुजरात टाइटंस जो है वो टॉप हैवी टीम है, अपने टॉप 3 पे डिपेंड करती है। और जितने भी मुकाबले ये टीम अभी तक जीतती हुई हाई है, ऐसा कोई मुकाबला नहीं रहा हो जिसमें टॉप 3 में से किसी एक ने हाफ सेंचुरी ना लगाई हो। मगर कल हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, कि गुजरात टाइटंस के टॉप 3 जो थे वो फ्लॉप हो गए। और फ्लॉप हो गए तो नतीजा आपके सामने है कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो टीम मतलब टूर्नामेंट से ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, इतना अच्छा नहीं खेल रही थी, उसने इनको 33 रनों से हरा दिया। तो ये गुजरात के लिए दिक्कत वाली बात है और समस्या उनकी तो प्लेऑफ में और ज्यादा तब बढ़ जाएगी जब जॉस बटलर इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। तो जिन टॉप 3 के ऊपर ये टीम निर्भर कर रही थी, घूम फिर के सडनली अब उनकी जो निर्भरता है वो हो जाएगी टॉप 2 के ऊपर, यानी साई सुदर्शन और शुभमन गिल। तो जब टॉप 2 पे आ जाएगी तो वो प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा और हो सकता है कि प्रेशर में ये टीम आपको बिखरती हुई नजर आए। बट कल के मैच में एक चीज और हमें देखने को मिली कि चलिए एक चीज तो गुजरात के साथ जो हुआ, मैच हारी सब कुछ ठीक है, बट टॉप 2 जब फ्लॉप हुआ उसके बाद नीचे से थोड़ी सी जो जिम्मेदारी थी ना, वो उठाई शेरफन रदरफोर्ड और शाहरुख खान ने। और साफ दर्शाता है जिस हिसाब की पारियां दोनों ने खेली, उससे ये तो समझ में आ गया कि भाई गुजरात टाइटंस भले टॉप 3 के ऊपर रिलाई करता हो, बट जो इनका मिडिल ऑर्डर है वो एटलीस्ट फॉर्म में है। अब तक ज्यादा मौके नहीं मिले थे, कल मौके मिले, लेकिन 235 रन की रन चेज थी यार। देखो 235 रन बहुत होता है, उस लिहाज से 33 रन से टीम हारी है। जबकि इनके टॉप 3 जिन पे टीम निर्भर करती थी वो फ्लॉप हो गए थे। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इस टीम के लिए है कि कभी मान लीजिए 180 या 190 का टारगेट चेस कर रहे हो और टॉप ऑर्डर बिखरता है गुजरात का, तो नीचे का जो मिडिल ऑर्डर है उस पर थोड़ा बहुत ये टीम भरोसा कर सकती है। मगर एरिया ऑफ कंसर्न गुजरात का यही खत्म नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा जो एरिया ऑफ कंसर्न इस टीम का अब आ रहा है वो आ रहा है कमाल राशिद खान।
इस पूरे टूर्नामेंट राशिद खान एकदम फीके नजर आए हैं। और कल भी जो इनकी कुटाई करी है ना मिचेल मार्श ने, मतलब यार लग ही नहीं रहा था कि ये कमाल राशिद खान है, जो एक मिस्ट्री बॉलर थे, दुनिया के नंबर 1 टी20 बॉलर काफी समय तक रहे हैं, 0 टी20 विकेट इनके खाते में। लेकिन जिस हिसाब से ये टूर्नामेंट राशिद खान का जा रहा है वो अच्छा नहीं जा रहा है और कहीं ना कहीं गुजरात के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। बट ये है कि बोलते हैं ना कि जो बड़ा प्लेयर है वो बड़े मैच का खिलाड़ी होता है। तो हो सकता है जैसे पिछला सीजन मिचेल स्टार्क का गया था, लीग फेज में अच्छा नहीं किया लेकिन प्लेऑफ में कमाल कर दिया, तो हो सकता है कि राशिद खान भी वो कमाल करे। इसी उम्मीद के साथ गुजरात टाइटंस बैठेगी। मगर भाई लखनऊ सुपर जायंट्स एंड में उन्होंने कमाल ही कर दिया और एक वाहिद ऐसी टीम है इस साल के टूर्नामेंट में, सीजन में, जिसने गुजरात टाइटंस को 2 बार हराया है। पहले लखनऊ बुला के हराया और अब अहमदाबाद में जाके इस टीम को हराया। तो पोटेंशियल बहुत है इस टीम में। बस ये है कि सिर्फ ये भी टॉप 3 के ही भरोसे चल रही थी। ऋषभ पंत का फॉर्म नहीं लग रहा था, आयुष बडोनी थे मैच फिनिश कर नहीं पा रहे थे, डेविड मिलर के बैट से रन बिल्कुल नहीं निकले। तो अब एंड ऑफ द सीजन आके लग रहा है कहीं ना कहीं कि इस टीम को जो इनका कॉम्बिनेशन जो ढूंढ रहे थे, पूरा सीजन लगा दिया, वो शायद अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। और वो पूरा पॉसिबल हुआ विल और रोक के टीम में आने से। अब जो इनका कॉम्बिनेशन है टॉप 3 फॉरेन बैट्समैन और एक फॉरेन बॉलर, देखिए बैटिंग फिर भी ठीक थी, कई मैचेस हारे 180 बना के, 200 बना के। बट जो दिक्कत इनकी आ रही थी वो बॉलिंग में थी कि नीचे कोई इंटरनेशनल फास्ट बॉलर था नहीं। और देखिए उसका इंपैक्ट पड़ता है कि सारे ही सारे अब डोमेस्टिक और इनएक्सपीरियंस इंडियन बॉलर लेके जाएंगे। तो इनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत ज्यादा हल्की थी, बहुत ज्यादा डोमेस्टिक प्लेयर्स पर रिलाई कर रहे थे। अब शायद बिल और रोक के आने से इंपैक्ट पड़ा है, कल भी उन्होंने 3 विकेट झटके। तो टीमों ने परफॉर्म किया और जो नए प्लेयर का इंक्लूजन हुआ जैसे आकाश सिंह, उनके फिंगर में चोट लगी थी भाई, लेकिन उस बंदे ने धैर्य रखा, पट्टी वट्टी करवा के वापस आया। उनको बोला गया था भाई एक हाथ ऊपर रखना है ताकि ब्लीडिंग ज्यादा ना हो, उसका भी ध्यान रखा और बड़ी विकेट निकाल के ले गए जॉर्ज द बॉस की। वहीं से पूरा गेम गुजरात के लिए पलट गया था। उम्मीदें लग भी रही थी कि खो दी थी और एक तरह से थोड़े रिलैक्स भी नजर आ रहे थे गुजरात की टीम, जो कि वो प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर गए ना, तो हो सकता है इससे रिलैक्स हो। पर ये रिलैक्स होना शायद कहीं उनको भारी ना पड़ गए, क्योंकि अगर आरसीबी अपने दोनों मुकाबले जीत गई और पंजाब अपने दोनों मुकाबले जीत गई तो फिर गुजरात टाइटंस की जो मुश्किलें है ना वो भारी पड़ जाएंगी। और अब यही मना रही हो गुजरात टाइटंस बैठ के भाई इन दोनों में से कोई भी टीम अपना एक आध मुकाबला, दो मुकाबले तो एटलीस्ट हारे, या एक मुकाबला हारे और हम चेन्नई से जीते और हम टॉप 2 में फिनिश कर जाएं। पर बोलते हैं जब तक बाजी आपके हाथ में होती तभी आपको खेल खत्म कर देना चाहिए, दूसरों के ऊपर निर्भर करना थोड़ा ज्यादा मुश्किलात दे सकता है। अब सारी जो चीजें है ना वो आरसीबी के ऊपर शिफ्ट हो गई हैं। आज शाम को मुकाबला इनका भी हैदराबाद के सामने है। तो आरसीबी की बात चल रही तो उनके खेमे से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है भाई आरसीबी ने ना न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन टिम साइफर्ट को अपनी टीम में टेम्पररी रिप्लेसमेंट के रूप में शामिल कर दिया है जेकब बेथल के लिए, जो कि अपनी नेशनल ड्यूटी पे चले जाएंगे लीग फेज के बाद। तो ये मतलब एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आप समझ लो कि अटैकिंग ओपनिंग टॉप ऑर्डर बैट्समैन को अटैकिंग टॉप ऑर्डर बैट्समैन से ही रिप्लेस किया है। टिम साइफर्ट एक विकेट कीपिंग बैट्समैन है, न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं और बहुत अच्छे ओपनर हैं। तो मुझे लगता है इनका यूटिलाइजेशन आरसीबी जरूर करेगी और जरूरी भी है। और ये ऐसे प्लेयर है टिम साइफर्ट, अगर इनका बल्ला चलता है तो मैच पूरा खत्म ही कर देते, मतलब ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। तो एक तरह से ऊपर से विराट कोहली, फिल शॉर्ट, 3 नंबर पे अगर टिम साइफर्ट को ये टीम खिलाती है, बॉलिंग में इनके बाद नीचे जॉश हेजलवुड, तो भाई मतलब बेहतरीन लीथल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। पर टिम साइफर्ट की जगह शायद ना बन पाए, क्योंकि देखिए फिल शॉर्ट खेलेंगे ही खेलेंगे, हेजलवुड की वापसी हो रही है तो हेजलवुड आपको खेलते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। फिर नीचे से टिम डेविड और रोमारियो शेपर्ड, तो शायद टिम साइफर्ट की जरूरत ना पड़े। बट इनकेस अगर जरूरत पड़ती है तो टिम साइफर्ट में इतना पोटेंशियल है कि मैच अकेले खत्म कर सकते हैं। बहरहाल वो अवेलेबल हो जाएंगे 27 तारीख को जो लखनऊ के खिलाफ मैच है, उसमें टीम सिलेक्शन के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। बट आज का मुकाबला जो सनराइजर्स हैदराबाद के सामने है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैदराबाद भी अब लगभग काइंड ऑफ अ फॉर्म में आ चुकी है, एक प्लेइंग कॉम्बिनेशन उनको भी मिल गया है, क्योंकि पिछले मुकाबला उन्होंने लखनऊ को बड़ी अच्छी तरीके से हराया। तो आरसीबी के लिए ऐसा नहीं कि चीजें आसान हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आरसीबी हैदराबाद को हरा पाएगी या हैदराबाद आरसीबी की भी पार्टी बिगाड़ेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आगे दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर करिएगा।